नमस्कार दोस्तों, आज अपन शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 की जो एनसीईआरटी की बुक है साइकोलॉजी की, वहाँ से यानी बेसिक से अपन मनोविज्ञान पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आपने हमारी टेस्ट सीरीज़ तो ले रखी है और इन क्लास का आप लुत्फ़ फ्री में उठा पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो मनोविज्ञान का जो पहला लेसन है आपका 11th क्लास का, वो लेसन है साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन यानी मनोविज्ञान का परिचय। लेसन का नाम ही यही है, जो पहला लेसन है उसका, यानी व्हाट इज साइकोलॉजी। तो देखिए, 3-4 पेज को मैंने एक पेज में शॉर्ट नोट्स के रूप में लिख दिया है आपके लिए और उसी को मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं साइकोलॉजी शब्द की। तो देखिए, जो साइकोलॉजी शब्द है आपसे पर्टिकुलर सीधा पूछ लिए, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का है। समझना इस चीज़ को, साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का है। तो साइकोलॉजी शब्द है ये इंग्लिश भाषा का है। किस भाषा का है? इंग्लिश भाषा का। साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से निकला है? तो ग्रीक भाषा से निकला है। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का है? तो साइकोलॉजी शब्द है वो इंग्लिश भाषा का है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है या साइकोलॉजी शब्द कहाँ से निकला है? तो ग्रीक लैंग्वेज से, ठीक है, ग्रीक से। यहाँ ग्रीक की जगह यूनानी लिखा जाए तो भी सही होगा। ग्रीक और यूनानी एक ही है, यानी यूनान देश में जो भाषा बोली जाती है ग्रीक, तो वो उसे यूनानी भी बोल सकते हैं अपन, ग्रीक भी बोल सकते हैं। यूनान देश में बोली जाने वाली भाषा ग्रीक और उसे यूनानी भी कहते हैं। अब देखिए, यूनान देश के अंदर पीछे की थोड़ी सी आपको कहानी बता देता हूँ। साइके एक देवी का प्रतीकात्मक रूप था। आप गूगल करोगे ना साइके, तो आपके सामने एक पंखों वाली देवी निकल कर आएगी। यानी साइके का संबंध उस टाइम किससे लगाया जाता था? आत्मा से। यानी पंखों वाली देवी यूनान देश में साइके नाम से प्रसिद्ध थी उस टाइम, और उसका संबंध किससे था? आत्मा से। यानी अपन भगवान का संबंध किससे लगाते हैं? आत्मा से। तो साइके का मतलब क्या हुआ? आत्मा। और लोगस का मतलब क्या हुआ? विज्ञान। यानी सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। यही 11th क्लास की बुक में लिखा हुआ है कि साइकोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा के साइके प्लस लोगस से बना है। साइके का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है विज्ञान या एक विषय के अध्ययन के रूप में। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ मनोविज्ञान के विकास क्रम की। देखिए, हम विज्ञान भी कह रहे हैं और आत्मा की भी बात कर रहे हैं। तो इसी क्रम में मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया। आत्मा का त्याग करने के बाद कहा गया कि मनोविज्ञान है वो मन का विज्ञान है, यानी साइंस ऑफ माइंड। तो मन का विज्ञान कहा गया, तो भी बोले कि मन तो चंचल होता है, मन एक जगह स्थिर नहीं रहता है और मन का हम साइंटिफिक अध्ययन नहीं कर सकते। तो मनोविज्ञान ने मन का भी त्याग कर दिया। फिर कहा गया कि मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है, यानी मनोविज्ञान है वो माइंड ऑफ कॉन्शियस यानी चेतना का विज्ञान है। लेकिन इस चीज़ का भी विरोध हुआ, क्योंकि सिगमंड फ्राइड ने कहा था, आपको बता देता हूँ, सिगमंड फ्राइड ने माइंड को 3 भागों में बांट कर बताया, जैसे चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। अचेतन मन यानी जो अपना सबसे पहले कॉन्शियस हो गया, सबकॉन्शियस हो गया, अनकॉन्शियस माइंड हो गया। अनकॉन्शियस माइंड है वो तो सबसे बड़ा भंडार होता है, यानी 90% तो हमारा क्या होता है? अनकॉन्शियस माइंड होता है। तो लोग बोले कि आपने बोल दिया कि ये चेतना का विज्ञान है, कॉन्शियस माइंड का विज्ञान है मनोविज्ञान, तो फिर हम अर्धचेतन और अचेतन मन का अध्ययन कहाँ करेंगे? यानी सिगमंड फ्राइड महोदय ने तो यहाँ तक बोला था कि यदि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानना है तो उसके अचेतन मन का अध्ययन करो। यानी सारा कुछ व्यक्ति के अनकॉन्शियस माइंड में होता है। यानी जो किसी व्यक्ति के बारे में हमें जानना है ना, तो उसका कबाड़ कक्ष देख लीजिए, उसका अनकॉन्शियस माइंड देख लीजिए, उसका पूरा का पूरा जो व्यवहार है, उसकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी है, वो आपके सामने उभर कर उसकी आ जाएगी। तो उसका अपन अध्ययन कहाँ करेंगे? फिर मनोविज्ञान ने क्या किया? चेतना का भी त्याग कर दिया। चेतना का त्याग करने के बाद आगे जो 18वीं सदी का टाइम था वो मनोविज्ञान का सुषुप्त काल रहा। यानी इस टाइम कुछ नहीं हुआ मनोविज्ञान के अंदर। फिर यहाँ पर
एक विलियम वुंट नाम के मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने जर्मनी के लिप्जिग नामक शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कर दी और मनोविज्ञान को वैज्ञानिक दर्जा दिला दिया। जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत एग्जाम में पूछी जाती है कि विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को वैज्ञानिक दर्जा दिलाया था। ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने मनोविज्ञान को वैज्ञानिक दर्जा दिलाया। इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, विलियम वुंट महोदय को। तो ये बात भी आपके क्लियर हो गई। फिर आगे चल करके मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया और वर्तमान में भी मनोविज्ञान है वो प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो यहाँ ये चीज़ लिखी हुई नहीं थी कि मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, मन का त्याग किया, चेतना का त्याग किया, व्यवहार का त्याग किया। 11th क्लास में मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है। बाकी अपन आगे जब लेक्चर लेंगे तब मैं इसको आपको पूरी डिटेल से समझाऊंगा कि कौन सी सदी में किस किस ने आत्मा का विज्ञान कहा, किस किस ने मन का विज्ञान कहा, किस किस ने चेतना का कहा, व्यवहार का किस किस ने कहा, किस किस ने समर्थन किया। वो सारी चीज़ें अपन बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ वुडवर्थ महोदय ने तो ये तक कहा था कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का, फिर चेतना का, वर्तमान में व्यवहार को अपनाए हुए है। ऐसे ही वॉटसन महोदय ने कहा कि आप मुझे एक बालक दे दीजिए, आप जैसा बोलोगे मैं उसे वैसा बना दूंगा। ये वॉटसन महोदय ने कहा था। तो ये चीज़ें अपन आगे चर्चा करेंगे। इतनी बात आपके क्लियर हो गई। अब देखिए 11th क्लास में लिखा हुआ है कि मनोविज्ञान है वो मानव व्यवहार, मानव अनुभव और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अब यहाँ मानव व्यवहार लिखा हुआ है तो मैंने अंदर प्राणियों का व्यवहार भी लिख दिया, क्योंकि मनोविज्ञान में अकेले मानव के व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जाता। कुछ मानव के व्यवहार ऐसे होते हैं जिनका अध्ययन करना संभव नहीं होता है, इसलिए हम प्राणियों यानी जानवरों पर वो प्रयोग करते हैं। तो इसलिए मनोविज्ञान में बहुत सारे ऐसे प्रयोग होते हैं जिनका सीधे मानव के ऊपर करना संभव नहीं होता, इसलिए उनको जानवरों पर किया जाता है, देन उनको अप्लाई किया जाता है मानव व्यवहार पर। तो इसमें प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, प्लस मानव अनुभवों का अध्ययन किया जाता है या प्राणियों के अनुभवों का अध्ययन किया जाता है और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ अपन देखेंगे मानसिक प्रक्रियाएं क्या चीज़ होती है, अनुभव क्या होते हैं, व्यवहार क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए मानसिक प्रक्रियाएं। मानसिक प्रक्रियाओं में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हम हमारे मन से या माइंड से करते हैं, जैसे अधिगम हो गया, स्मरण हो गया, चिंतन हो गया, समस्या समाधान हो गया, कल्पना हो गई, तर्क वितर्क हो गए। इंग्लिश में बोलें तो लर्निंग हो गया, मेमोरी हो गया, थिंकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, इमेजिनेशन हो गया, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये सारी चीज़ें हैं। ये किस में आती है, मानसिक प्रक्रियाओं में आती है, मेंटल प्रोसेस के अंतर्गत आती है। अब अनुभव यानी एक्सपीरियंस क्या होते हैं। तो एक्सपीरियंस की सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सपीरियंस हमेशा पर्सनल होते हैं। अपन बोलते हैं ना, आपके एक्सपीरियंस बताओ, आपके एक्सपीरियंस बताओ। हम ऐसा क्यों कहते हैं आपके एक्सपीरियंस बताओ, क्योंकि एक्सपीरियंस क्या होते हैं, हमेशा पर्सनल होते हैं, आत्मपरक होते हैं एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस आंतरिक और बाह्य दशाओं से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। अब 11वीं क्लास में 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक तो एग्जाम्पल ये दे रखा है कि एक कोई नशेड़ी व्यक्ति है जिसको मादक द्रव्य दे दिया जाता है और मादक द्रव्य देने के बाद उसके एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होते हैं। एक रोगी होता है, रोगी से हम पूछते हैं जब वो रोग के अंदर उस रोग से जूझ रहा होता है तो उसके एक्सपीरियंस कुछ और होते हैं। आप जैसे काउंसलर बन जाओगे तो आपके एक्सपीरियंस कुछ अलग होंगे। अभी आप काउंसलर नहीं हैं, आप कोई भी जॉब कर रहे हैं या बेरोजगार हैं, तो आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ और हैं। तो ये होते हैं एक्सपीरियंस। तो इनका भी मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस है वो अप्लाई किए जा सकते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनकी बातों को आज भी हम अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ पर। APJ अब्दुल कलाम है, उनकी बातों को आज भी हम अपनी लाइफ पर अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस लेकर के कोई काम करते हैं ना हम लोग, तो उसमें बहुत टाइम लगता है, और हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं तो उसमें हम जल्दी आगे बढ़ते हैं। मानकर चलिए मैं कोई काम गलती करके फिर आगे बढ़ूंगा, उससे अच्छा है किसी इंसान ने उसी गलती को पहले किया हो, उससे मैंने सीख लिया, तो मेरे क्या हो गया, समय की बचत हो गई, टाइम का क्या हो गया, मतलब मैनेजमेंट हो गया, उस टाइम को मैंने बचा लिया। तो दूसरों के अनुभवों से क्या है, हम सीखते हैं। इस चीज़ का भी मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब देखिए व्यवहार।
व्यवहार की यदि बात करें तो व्यवहार क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, तो देखिए किसी भी कार्य के प्रति या किसी भी स्टिमुलस या उद्दीपक के प्रति हमारे द्वारा जो भी अनुक्रिया या क्रिया की जाती है या प्रतिक्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं, व्यवहार कहते हैं। व्यवहार देखिए दो प्रकार का होता है, एक तो होता है प्रकट व्यवहार, एक होता है अप्रकट व्यवहार। प्रकट व्यवहार तो वो होता है जो डायरेक्ट दिख जाए, अप्रकट व्यवहार वो होता है जो दिखाई ना दे। कैसे? मान के चलो किसी ने आपका थोड़ा सा कोई नुकसान कर दिया है और आप उसको कुछ बोल नहीं सकते, पर अंदर ही अंदर है ना आपको गुस्सा इतना भयंकर आ रहा है पूछिए मत, यानी वो आपका क्या है, अप्रकट व्यवहार है, वो आपका दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आप किसी भी परीक्षा में असफल हो गए, आपने रिजल्ट देखा, वहाँ आपका कोई रिएक्शन तो नहीं होगा उसके प्रति, पर आपके अंदर ही अंदर एक हलचल सी पैदा रहेगी, आपके अंदर ही अंदर एक बेचैनी सी रहेगी। वो व्यवहार आपका किसी को दिखेगा तो नहीं, अप्रकट होगा, लेकिन वो क्या है, व्यवहार तो है। ऐसे ही प्रकट व्यवहार कैसे? प्रकट व्यवहार वो व्यवहार होता है जैसे 11वीं क्लास में एग्जाम्पल दे रखा है बाघ का, कि आपको जैसे ही बाघ दिखा तो आप कोई न कोई प्रतिक्रिया तो करोगे, यानी वहाँ से आप भाग जाओगे। तो यानी आपको स्टिमुलस दिखा, उद्दीपक क्या दिखा, बाघ दिखा, जैसे ही आपको बाघ दिखा तो आपने अनुक्रिया की, क्या अनुक्रिया की, आप वहाँ से भाग गए। तो ये क्या है, आपका व्यवहार है, यानी प्रकट व्यवहार है। तो व्यवहार को इस प्रकार से भी परिभाषित करते हैं कि उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य जो एक संबंध बनता है, जो एक बॉन्ड बनता है, उसे क्या बोलते हैं, व्यवहार बोलते हैं। अब देखिए एक शब्द लिखा हुआ था प्रतिवर्त। देखिए प्रतिवर्त क्रियाएं क्या होती हैं? प्रतिवर्त क्रियाएं वो क्रियाएं होती है जो नेचुरल होती है। नेचुरल कैसे? जैसे एग्जाम्पल दे रखा है 11वीं क्लास के अंदर कि आपकी आंखों के सामने से कोई हाथ लेकर जाए तो आपकी पलकें हैं वो अचानक से क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम कहीं मानकर चलिए कहीं जा रहे हैं, जाते जाते अचानक से हमारे सामने से गाड़ी निकल रही है तो अचानक से हमारे पैर रुक जाएंगे, आंखें बंद हो जाएगी, धड़कनें तेज हो जाएगी। तो ये क्या है, ये प्रतिवर्त क्रियाएं हैं। तो ये अपनी पहली क्लास थी और मैंने 3-4 पेज को एक पेज में समेट दिया। आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।